आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का पाठ दूसरा हमारा भोजन करने जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं पाठ की तरफ। इस पाठ में जो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है आहार आयोजन। तो जैसे टॉपिक का नाम है आहार आयोजन, तो हम पहले जान लेते हैं कि आहार क्या होता है और आहार आयोजन क्या होता है। आहार का मतलब होता है समय के अनुसार जो हम एक बार में पेट भरकर खाना खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। और आहार आयोजन का मतलब क्या होता है? आहार आयोजन करने का अभिप्राय यह है कि गृहिणी को आने वाले कुछ दिनों के प्रत्येक समय के भोजन का पूर्ण ज्ञान हो। मतलब अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में आसान शब्दों में समझाऊं तो जो गृहिणी है वो कौन होती है? जो घर की मुखिया होती है, घर की किचन को संभालने वाली होती है, घर को चलाने वाली होती है। तो आपके घर में जो गृहिणी होंगी वो होंगी आपकी मदर, आपकी माता जी। तो आपकी जो माँ है वो ये देखती हैं कि सुबह से लेकर रात तक क्या उनको बनाना है और मंडे से लेकर संडे तक क्या क्या चीज़ें बनानी है ना। तो अगर उनको पहले से सारी चीज़ें नहीं पता होती तो वो आपसे आके पूछती हैं कि बच्चे आप क्या खाओगे, मैं लंच में क्या बनाऊं, कि मैं डिनर में क्या बनाऊं, या फिर वो रात को पूछती है कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं। और फिर हम उन्हें आधे टाइम में जवाब देते हैं कि हमें नहीं पता, जो आपका मन करे आप वो बना लीजिए। तो इससे क्या होता है कि जो गृहिणी है वो बहुत परेशान रहती है, उसे ये डिसाइड करने में बहुत टाइम लगता है कि अब अगर उसने ब्रेकफास्ट में कुछ आलू के परांठे बनाए हैं तो वो लंच में क्या बनाए, और फिर वो रात के डिनर में क्या बनाए कि जिससे सारे लोग जो घर में अवेलेबल हैं वो उस खाने को खुशी खुशी खा लें। क्योंकि हम घर के लोग उनकी मदद नहीं करते सोचने में, और वो खुद भी परेशान रहती हैं कि वो सबको जो खाना बना रही हैं उस खाने को खा के सब खुश होंगे कि नहीं होंगे। इससे उनका समय जो है वो ये सोचने में बहुत व्यर्थ हो जाता है कि उनको क्या बनाना है। और इसलिए आपने देखा होगा कितनी बार आपकी मदर जब आपके लिए कुछ बनाती है और आप फिर आप कहते हो कि क्या बना दिया मम्मी, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो चिढ़ जाती हैं और गुस्सा करती हैं और बोलती है कि मैंने तो पूछा था कि क्या बनाऊँ, आपने तो बताया ही नहीं, मैं बस यही करती रहूँ। ऐसे करके वो उनको जवाब देती हैं। वो क्यों? क्योंकि वो बहुत समय लगाती हैं ये सोचने में कि उनको क्या बनाना है, और उसके बाद भी वो नहीं बना पाती जिससे सब खुश रहें। इसलिए इस पाठ में हम आहार आयोजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आहार आयोजन एक गृहिणी के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और हमें आहार आयोजन क्यों करना चाहिए, और आहार आयोजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आहार आयोजन इस तरह से हमें करना चाहिए कि सारे दिन तथा सप्ताह के भोजन में जहाँ तक हो सके भोज्य पदार्थ भिन्न भिन्न हो। इससे क्या होता है, खाने में वैरायटी भी रहती है और कभी किसी के पसंद का कभी किसी के पसंद का खाना बनता है, तो सभी जो सदस्य हैं घर में वो खुश रहते हैं। एक समय पर एक सप्ताह से अधिक समय के लिए आहार आयोजन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर वस्तुओं की कीमत बदलती रहती है और प्रत्येक मौसम में एक जैसी वस्तुएं हमें उपलब्ध नहीं होती। आहार आयोजन के लाभ। तो जो सबसे पहला लाभ है आहार आयोजन का वो है, आहार आयोजन इसलिए किया जाता है कि गृहिणी घर के सब सदस्य को संतुष्ट कर सके और उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें उपयुक्त भोजन प्रदान कर सके। मतलब जो घर में अलग अलग उम्र के जो सदस्य आपके घर में मौजूद हैं, आप आहार आयोजन अगर करते हैं तो आपको ये पता होता है कि उनके उम्र के अनुसार उनको किस प्रकार का खाना दिया जाए कि वो खाकर उनको पोषक तत्व पूर्ण मिले, और उनकी पसंद नापसंद भी आप ध्यान में रखकर जो खाना बनाती हैं उसको सब खाते हैं और खुश रहते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा लाभ है आहार आयोजन का वो है हमारा समय की बचत। आहार आयोजन से समय की बचत होती है क्योंकि हम शीघ्र नष्ट ना होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे
आटा, चावल, दालें, मसाले आदि अपनी आवश्यकता अनुसार इकट्ठे खरीद लेते हैं। तो इसके लिए हमें सामान लेने के लिए बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ता, एक ही बार में हम सारा सामान ले आते हैं, तो उससे हमारे समय की बचत होती है। नेक्स्ट लाभ है धन की बचत। आहार आयोजन से धन की बचत होती है, क्योंकि अधिक मात्रा में वस्तुएं खरीदने से सस्ती मिलती हैं और उन्हें लाने के लिए एक ही बार किराया खर्च होता है। जैसे अगर आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि 10 किलो का जो आटा है वो 330 रुपये का मिलता है और 1 किलो का जो आटा है वो 52 रुपीज़ का मिल रहा है, मतलब 52 रुपये का। अगर हम बड़ा पैकेट आटे का खरीद रहे हैं 10 किलो का, तो वो हमें सस्ता पड़ रहा है। और अगर हम 1 किलो का आटा लेंगे, हर महीने या हर हफ्ते में एक बार जाके अगर हमें 1 किलो का आटा लेना पड़ता है, तो वो हमें ज़्यादा महंगा पड़ेगा। आप एक साथ 10 किलो का आटा खरीद लेते हैं तो उसमें आपको 190 रुपये की बचत होती है। प्लस जब हम ज़्यादा बड़े पैकेट्स एक ही साथ में खरीद के ले आते हैं जो जल्दी से ख़राब नहीं होते, पूरा महीना या 2-3 महीने आराम से हमारा उनसे काम निकल जाता है, वो 3-4 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। ऐसा सामान जब आप एक बार में लाते हैं तो एक बार में लाने में भी जो उसका किराया है वो एक ही बार खर्च होता है। नहीं तो अगर आपको आटा लेने जाना है, मार्केट थोड़ी दूर है, पैदल का रास्ता नहीं है, तो आप रिक्शे से जाएंगे, ऑटो रिक्शे से, या अपनी बाइक उठा के या फिर स्कूटी उठा के लेकर जाएंगे या कार उठा के लेकर जाएंगे, तो हर बार आपके पेट्रोल का पैसा भी खर्च होता है। इसलिए जब आप बड़े बड़े पैकेट एक बार में उठा के ले आते हैं तो बड़े पैकेट में आपको चीज़ सस्ती मिलती है और जो किराया लगना होता है वो भी एक बार लग जाता है। आपको बार बार मार्केट जाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, इसलिए आपकी धन की बचत भी होती है। नेक्स्ट है हमारा शक्ति और ऊर्जा की बचत। आहार आयोजन करने का एक कारण यह भी है कि हमें बार बार वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार जाने में शक्ति व्यर्थ नहीं करनी पड़ती। इससे गृहिणी को खाना बनाने और परोसने के लिए काफी समय मिल सकता है, जिससे समस्त कार्य शांतिपूर्वक संपन्न हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आहार आयोजन करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे पहली चीज़ है, वो है भोजन परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार हो। यदि परिवार में छोटे बच्चे हैं या कोई बूढ़ा व्यक्ति है या घर में कोई व्यक्ति है जो बीमार है, तो उनकी आवश्यकता अनुसार ही भोजन बनाना चाहिए। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सब सदस्य वो ही खाना खाएं जो बीमार, बूढ़े व बच्चे के लिए उपयोगी हो, बल्कि भोजन योजना इस प्रकार से करनी चाहिए कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य मौजूद हैं उनको उनकी आवश्यकता अनुसार तैयार किए गए भोजन में से कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर के अंदर आपने दाल और चावल बनाने हैं, आपने सोचा कि आज मैं दाल चावल बनाऊंगी, आपके घर में आपकी बूढ़ी दादी हैं जिनके दांत नहीं हैं, आपके घर में एक छोटा बच्चा भी है जो कुछ 8-9 महीने का है, अभी वो प्रॉपर खाना नहीं खाता है, तो आपको अलग अलग 3 तरीके का खाना नहीं बनाना है कि बाकी सदस्यों के लिए अलग खाना, छोटे बच्चे के लिए अलग खाना और आपकी दादी के लिए अलग खाना। आप क्या करेंगी, जो आपने दाल बनाई है, पहले आप उसको नमक हल्दी डालकर उसका छौंक लगा लेंगे और छोटे बच्चे के लिए आप वो दाल को निकाल के फिर उसको मिक्सी में पीसना है, या वैसे ही आप ज़्यादा घुटी हुई दाल आपको सबको देनी है, सब खा सकते हैं, तो आप थोड़ी सी दाल निकाल लेंगे बच्चे के लिए। और आपकी दादी भी अगर कम मिर्च मसाले की दाल खाती हैं तो वो कम मिर्च मसाले की दाल भी हम दादी के लिए अलग से निकाल लेंगे। और जो बाकी लोग हैं उनके लिए उसी दाल में आप मसालेदार तड़का लगा सकती हैं। तो दादी को चावल और दाल दिए जाएंगे उसी खाने में से, बच्चे के लिए दाल ले लेंगे और उसको अगर आपको और घोटना है तो घोट सकते हैं, नहीं तो मिक्सी में उसको चला लेंगे और बाकी परिवार खुशी खुशी वही दाल चावल अच्छे से तड़का मार के खा सकेंगे।
दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो है भोजन पौष्टिक और कम दाम में हो। भोजन में इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जो कि ना केवल सस्ती हो बल्कि शरीर की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। अतः आहार तालिका बनाते समय केवल एक समय के भोजन को ही ध्यान में ना रखकर सारे दिन के भोजन को इकाई के रूप में समझना चाहिए। इसके लिए अनिवार्य है कि गृहिणी को भोजन के विभिन्न तत्वों व भोजन गुटों का ज्ञान हो। एक समय के भोजन की योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक भोज्य गुट में से 2-2 भोज्य पदार्थ अवश्य लें जिससे भोजन संतुलित हो जाए। गृहिणी को बाजार के भाव भी अच्छी प्रकार से मालूम होने चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि महंगी वस्तुएं अधिक पौष्टिक होती हैं। कई सस्ती वस्तुएं महंगी वस्तुओं से भी अधिक पौष्टिक होती हैं। अतः ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जो पौष्टिक हो और साथ में सस्ती भी हो। उदाहरण के लिए जैसे बादाम है, बादाम आप अगर लेने जाएंगे मार्केट में तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं और हर कोई बादाम अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जितने पौष्टिक तत्व बादाम में है तो उतने ही पौष्टिक तत्व मूंगफली में भी होते हैं। तो अगर आप बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते, लोगों को लगता है बादाम जो है वो बहुत पौष्टिक है, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैं ये नहीं कह रही पौष्टिक नहीं होते, बादाम बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन बादाम बहुत महंगे होते हैं। तो अगर आप बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते तो उतने ही मात्रा में पौष्टिक तत्व आपको मूंगफली से भी मिलती हैं और मूंगफली बादाम के अपेक्षा काफ़ी सस्ती आपको मिल जाती है और पौष्टिक तत्व से भी भरपूर होती हैं। और दूसरा उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो आप ब्रोकली देख रहे हैं, मार्केट में ब्रोकली मिलती है, ब्रोकली महंगी पड़ती है लेकिन हाँ ये भी महंगी है लेकिन पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगी ही चीज़ें खाएंगे तो हमें पौष्टिक तत्व पूर्ण मात्रा में मिलेंगे और सस्ती चीज़ें हमारे लिए पौष्टिक तत्वों की कमी रखेंगी, ऐसे नहीं है। तो अगर आपको ब्रोकली का अल्टरनेटिव चाहिए तो वो हमारे पास है फूल गोभी। तो जितने पौष्टिक तत्व ब्रोकली में है उतने ही मिलते जुलते पौष्टिक तत्व आपके फूल गोभी में भी हैं। तो अगर आप ब्रोकली अफोर्ड नहीं कर सकते फिर भी आपको कोई पौष्टिक चीज़ खानी है तो आप ब्रोकली की जगह फूल गोभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है वो है भोजन में विभिन्नता हो। भोजन में विभिन्नता लाने के लिए भोजन पकाने की विभिन्न विधियां प्रयोग में लानी चाहिए। अलग अलग समय के लिए भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थ का होना भी आवश्यक है। एक समय के भोजन में ऐसी वस्तुएं प्रयोग करनी चाहिए जिसमें रंग आपस में मेल खाते हों, जैसे हरी पत्तेदार सब्जी के साथ पीली दाल। कुछ खाद्य पदार्थ मुलायम होते हैं जैसे खीर और कुछ कुरमुरे जैसे पापड़। एक समय के भोजन में दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए जिससे एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थ से मन ऊब ना जाए। थोड़ा सा मैंने पिक्चर के द्वारा यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल्स कोट करने की कोशिश करी है कि जो आपकी थाली हो, जब भी आप खाना खा रहे हैं, चाहे सुबह का हो, चाहे लंच के टाइम का हो, चाहे आपके रात का खाना हो, उस थाली में अगर अलग अलग वैरायटी होगी खाने की भी और जो उसका टेक्सचर होता है उसकी भी और रंग होंगे तो जो व्यक्ति है उसको हर बार अगर इस तरह का खाना मिलेगा तो वो मन भर के खुशी खुशी खाना खाएगा। तो वैरायटी का ध्यान बिल्कुल रखना है दिमाग में। जैसे फर्स्ट पिक्चर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 3 प्लेट्स रखी हुई हैं। तो ये आपका हो सकता है कि सुबह ब्रेकफास्ट में आपने ब्रेड खाया, लंच में आपने सैलेड के साथ कुछ और खाया, फिर डिनर में आपने स्पेगेटी या पास्ता टाइप कुछ खाया अगर आप कॉन्टिनेंटल खाना खाना पसंद करते हैं। अगर आप भारतीय खाना खाना पसंद करते हैं तो आप देखेंगे दूसरी पिक्चर के अंदर कि यहाँ रोटी रखी हुई है जो रोटी मुलायम है, यहाँ पर दही रखी है जो थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा होता है, मसाला डाल के आप उसको नमकीन बना सकते हैं, इसमें मीठा डाल के आप इसको एकदम मीठी बना सकते हैं। यहाँ पर आपकी सब्ज़ी रखी हुई है वो पीले रंग का है, दाल थोड़ी हरे रंग की है, खीरा है, टमाटर है जो कुरकुरे है थोड़े से, उसका टेक्सचर खाने में अलग आएगा, दांतों में अलग कट करके अलग आवाज़ आती है, चबाने में अलग मज़ा आता है, स्वाद अलग है। ऐसी एक तीसरी थाली और भी है जहाँ पूरी हैं, चावल हैं, अलग अलग सब्जी दाल है, सबका रंग अलग अलग है, सलाद रखी हुई है, मीठा रखा हुआ है, दही रखा हुआ है।
तो देखने में बहुत ही कलरफुल है, एकदम पौष्टिक खाना है, वैरायटी है। इसलिए जो खाने वाला होगा, घर के जिस सदस्य जो खाना खाना के लिए बैठेंगे, उनका बहुत मन करेगा इस खाने को देखकर खाने का, और वो उबेंगे भी नहीं एक प्रकार का खाना खाने से। अगर आप सुबह भी ब्रेकफास्ट में एक रोटी सब्जी, फिर लंच में भी रोटी सब्जी और रात में भी रोटी सब्जी देंगे, एक ही तरह की सब्जी देंगे या एक ही तरह की दाल चावल देंगे, या सुबह भी ब्रेड से कुछ बनाया, फिर लंच में कुछ ब्रेड का था, फिर रात में कुछ ब्रेड का था, तो एक ही प्रकार का खाना खाने से, जिसके अंदर ना वैरायटी नहीं होगी, तो घर के सदस्य उस खाना खाने से ऊब जाएंगे और घर का खाना छोड़कर बाहर के खाने की तरफ भागेंगे, जो बिल्कुल पौष्टिक नहीं होता है और आपके सेहत के लिए भी हानिकारक होता है और हमें महंगा भी पड़ता है। नेक्स्ट है भोजन को मौसम अनुसार बनाना। आहार योजना बनाते समय ये बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि हम केवल उन भोज्य पदार्थों को अपनी भोजन तालिका में रखें जो बाजार में उस मौसम में आसानी से मिल सके। इसके अतिरिक्त गर्मियों के दिनों में ठंडा या सर्दियों में गर्म भोजन खाने में आनंद आता है। गर्मियों में अधिक पेय पदार्थ व ठंडक पहुंचाने वाली सब्जियां अधिक मात्रा में भोजन में सम्मिलित करनी चाहिए। इसके विपरीत गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा हमें वसा युक्त एवं कार्बोज युक्त पदार्थ कम खाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा भोजन का रुचिपूर्ण होना। जहां तक हो सके भोजन परिवार के सदस्य की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। अनिच्छा से खाया हुआ भोजन संतुलित होते हुए भी स्वास्थ्यप्रद नहीं होता। मतलब अगर आपने कुछ खाना ऐसा बनाया है जो कि आपके परिवार के लोगों को पसंद नहीं है, और फिर आप डांट फटकार के गुस्सा करके उनको जबरदस्ती अगर वो खाना खिलाएंगी, तो बच्चे अब बेमन से गुस्से में कुड़ते हुए खाना खाएंगे, तो उनके स्वास्थ्य को नहीं लगेगा। भोजन ऐसा हो जिसे देखते ही मुंह में पानी आने लगे। आकर्षक ढंग से परोसा हुआ भोजन व्यक्ति की भूख को बढ़ाता है, अतः परोसने का ढंग भी सुंदर एवं क्रमबद्ध होना चाहिए। भोजन को इस प्रकार पकाना चाहिए कि स्वाद ना लगने वाले भोजन भी रुचिपूर्ण लगने लगे। तो इधर पिक्चर्स के थ्रू मैंने आपको एक एग्जाम्पल कोट करने की कोशिश करी है कि जो भी आप खाना बना रहे हैं, एक तो नॉर्मल खाना मतलब बनाया आपने और उसको नॉर्मल तरीके से ही परोस देंगे, तो मे बी बच्चे का मन नहीं करेगा वो खाना खाने का। आपने एक नॉर्मल खाना बनाया है, लेकिन उसको अगर आप थोड़े अच्छे तरीके से परोस के देंगे, तो बच्चे को वो प्लेटिंग देखकर, जिस तरह से परोसा गया है खाना, उसको देखकर भी उसका मन खाने को कर सकता है। जैसे इधर परांठा बना के उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, उसमें अचार और दही रख के उसको दिया गया है। या फिर नीचे देखेंगे तो चावल को नॉर्मल प्लेट में डाल के नहीं दिया गया, चावल को अच्छे से कटोरी में सेट करके, एक बर्तन में सेट करके उसको सेट करा गया है। साथ में थोड़ी सी सलाद, थोड़ी सी दही रखी गई है साथ में, तो वो देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो किसी को अगर आप इस तरीके से खाना सर्व करके देंगे, तो अगर उसका मन नहीं भी कर रहा होगा खाना खाने का, उसको वो खाना बहुत अच्छा नहीं भी लगता होगा, तो प्लेटिंग देखकर, वो जिस तरीके से आपने उसे सर्विंग करी है उसको देखकर उसका मन करेगा। नॉर्मल कटलेट्स को जिस तरीके से सजाया गया है उसको देखकर मन करेगा। आप जब खाना बनाएं तो कोशिश करें उसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ डालें जिसमें अच्छी खुशबू आए, मसाले डालें इस तरीके से, तो वो जो खाने की खुशबू है, उस खुशबू को सूंघ कर ही बच्चे का खाना खाने का या घर के जो बाकी सदस्य उनका खाना खाने का मन कर जाएगा। अभी तक खाना सामने आएगा नहीं तो उनके मुंह में पानी आ जाएगा, और जब बहुत सुंदर तरीके से प्लेट में रखा हुआ खाना आप उनको सर्व करेंगी, तो वो दौड़ कर खाना खाने आएंगे और सारा खाना चट करके खा जाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ ख़त्म होता है। आगे का जो टॉपिक है इस पार्ट का, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो बिल्कुल अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिए, और आइकन बटन, जो बेल आइकन बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि जो इस चैप्टर की आगे की वीडियोज़ हैं वो जब मैं पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तब तक अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज़।